हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे जैव विकास। मैंने उसमें जैव विकास के प्रमाणों के बारे में डिस्कशन किया था जो 11 थे। फिर आज हम डिस्कशन करेंगे जैव विकासवाद क्या होता है, मतलब सिद्धांत क्या होता है, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो सबसे पहले लेमार्कवाद ने बताया था। उन्होंने वो कहाँ के थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और यह 1744 से 1829 तक रहे, उनका जन्म रहा, उनका जीवन काल। 1809 में सर्वप्रथम विकास की व्याख्या दी। उन्होंने बताया था, उनकी विशेषताएं क्या बताई कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति के स्वभाव और उसकी रचना पर वातावरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर उन्होंने बताया अनुकूल की प्रवृत्ति। उन्होंने बताया कि सभी जीवों में अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति होती। जैसे कि रेगिस्तान में जो ऊँट का जहाज़ का मतलब रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाने वाले ऊँट को, उसके पैर गद्दीदार होता है और आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है, तो वो उसके अनुकूल है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो उनके शरीर का तापमान और उनकी बनावट उनके अनुकूल होती है। फिर आता है यूज़ एंड डिसस ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, मतलब जो अंग हम अधिक प्रयोग करते हैं तो उनका हम अत्यधिक विकास हो जाता है और जिनका उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे व्यक्ति की पहले पूँछ होती थी लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं करता था तो धीरे धीरे वो क्या हो गई, समाप्त हो गए। फिर आया उपार्जित लक्षणों की वंशागत। इसी प्रकार जैसे जब कोई अंग का उपयोग करते हैं या अनुपयोग करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके लक्षण पाए जाते हैं। फिर इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, लेमार्कवाद की आलोचना भी की गई। कहा गया कि जो निरंतर अभ्यास से पहलवानों की जो पेशियां होती हैं वो सुविकसित हो जाती हैं, बट पहलवान के पुत्र पिता के समान पहलवान नहीं होते हैं, उनमें अभाव होता है। इसी प्रकार अंधे माता पिता की संतानें भी अंधी नहीं होती। यदि युद्ध में किसी सैनिक या कोई अंग कट गया हो या नष्ट हो गया हो तो उसकी संतानें अपने पूर्व रूप में ही पैदा होती हैं। जैसे कि फोर्थ पॉइंट बताया कि जैसे चीन में जो बालिकाएं थीं उनको बचपन से ही लोहे के जूते पहनाकर पैर छोटे रखे जाते थे, बट सदियों बाद भी चीनी बालिकाओं के पैर समान बालिकाओं के तरीके से ही होते थे। फिर भारत में क्या है, भारत में रिवाज है बालिकाओं के नाक कान छेदना, लेकिन जन्म के दौरान उनके नाक कानों में कोई छिद्र नहीं होता है। फिर 20 मान का उपयोग आया जो लेमार्कवाद का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बताया कि वातावरण या अन्य किसी कारण से जंतु शरीर में होने वाले परिवर्तन उसकी संतान में नहीं पहुंचते बल्कि उसके शरीर तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव जनन सेल पर नहीं पड़ता है। उन्होंने चूहे की पूंछ को काटकर बताया था कि चूहे की दुम काटने पर उन्होंने देखा कि अंतिम पीढ़ी के चूहों की दुम उतनी ही लंबी और मोटी थी जितनी पहली पीढ़ी के चूहों में थी। और लेमार्कवाद ने अपना जो उदाहरण बताए थे वो जिराफ को लेकर बताया था और सर्प को लेकर बताए थे। जिराफ में क्या बताया कि पहले जो जिराफ होते थे उनकी जो गर्दन होती थी वो लंबी नहीं होती थी और पैर, आगे के पैर भी लंबे नहीं होते थे, तो वो आसानी से पेड़, जो ज़मीन में पेड़ पौधे होते थे, घास होती थी, उनको आसानी से खा लेते थे। लेकिन कुछ उत्परिवर्तन के दौरान क्या हुआ कि पेड़ पौधे, जो घास थी वो ख़त्म हो गई, तो पेड़ पौधे की टहनियों को खाने के लिए उन्होंने अपने आगे के 2 पैर और गर्दन को ऊंचा किया। इस प्रकार धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन ऐसी ऊंची होती गई। फिर सर्प बताया उन्होंने कि पहले सर्प के पैर होते थे लेकिन सर्प झाड़ियों आदि में आसानी से नहीं चल पाता था, इसलिए उसने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया और ये विलुप्त हो गए। कल हम डिस्कशन करेंगे लेमार्कवाद के बाद में आया फिर किसके आएंगे, फिर डार्विनवाद के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।